नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज दोस्तों, मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब पर। मैं हिम्मत सेठ हूँ और आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं। और यह बातचीत दरअसल मैं केवल पढ़ रहा हूँ। ये प्रताप सारंग जी हैं, सारण। उनकी पोस्ट से फेसबुक पोस्ट पे थी और शैलेंद्र अवस्थी ने मेरे को भेजी है और मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है जो एक जो अभी 3 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया है संसद का। और अ, नरेंद्र मोदी सर जो हैं, साहब जो हैं, वो उनकी सरकार जो है इस बिल को पास कराने के लिए की कोशिश में लगी हुई है। और ये क्यों नहीं पास होना चाहिए, ये इसमें प्रताप सारंग जी ने बताया है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और अगर अभी तक भी आपने हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉरवर्ड करना ही हमें प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, अ, ये जो बिल आया है, ये कहने को तो ये है कि भाई अपना सीटों का पुनर्वितरण या करने की बात है, डिलिमिटेशंस करने की बात है, या परिसीमन परिसीमन करने की बात है। लेकिन इसमें एक पेच फंसा हुआ है। पेच क्या है कि इस परिसीमन के साथ महिला आरक्षण बिल जुड़ा हुआ है। और महिला आरक्षण बिल पहले से, मतलब 23 या 24 में ये पास किया था। तब ये कहा था कि भाई हम इसको जनसंख्या करवा करके और इसको लागू करेंगे। जनसंख्या करवाएंगे पहले और फिर परिसमन करवाएंगे, और परिसमन के बाद ये बिल जो है, महिला का बिल जो है, ये महिला आरक्षण का बिल जोड़ेंगे। लेकिन अब होशियारी ये है कि इस एक तो परिसीमन को जो है संविधान के उससे ही निकालने की कोशिश है। और दूसरी कोशिश ये है कि परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पे ही, मतलब जो जनसंख्या की गणना हुई थी उसी आधार पर कर दिया जाए। नई नई जो जनगणना के लिए बात की थी कि भाई 25 में हम जनगणना करा लेंगे और 26-27 में इसको कर देंगे सारा और फिर लागू कर देंगे। लेकिन अब ये हो रहा है कि 27 तक तो जनगणना ही पूरी नहीं होनी है। और 27-28 तक जाकर के उसके आंकड़े वगैरह आएंगे। तो ये परिसीमन होना 29 के बाद है। और मोदी जी को तो 29 का चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए वो चाहते हैं कि महिलाओं का वोट जो है, आरक्षण के नाम पे महिलाओं का वोट ले लें और चुनाव जीत जाएं। यही उस पूरी गणित यही है। और आगे ये है कि हम लगातार जीतते रहें। वो एक पेच ये भी है कि दक्षिण के जो प्रदेश हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, इन इन प्रांतों में इन्होंने फैमिली प्लानिंग को बहुत मजबूती से लागू किया और जनसंख्या को गिराई। ये देश के हित में था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने देशद्रोही का काम किया। ये देश के हित में था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और ऐसा किया तो अब इनको वो परिसीमन जो हो रहा है उसमें उत्तर भारत की जो प्रांत हैं जिसमें जनसंख्या बढ़ी है ज्यादा, तो वहां तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ जाएगा और इनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। मतलब कंपैरेटिवली घट जाएगा। पहले से कम तो नहीं होगा मिसलिए, लेकिन कंपैरेटिवली घट जाएगा। तो अब मतलब जो दक्षिण की पार्टियां हैं उनका इसके अंदर संसद में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, रोल कम हो जाएगा, भूमिका कम हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा झंझट है। और ये कह भी रहे हैं अपने स्टालिन जो है, वो तो इसके ऊपर अड़ा हुआ ही है कि हमको ये नहीं करेंगे, करने देंगे हम इसको। और और ये खतरा भी मंडरा रहा है कि दक्षिण के राष्ट्र अलग होने की मांग न कर लें। तो ये सारी चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। मैं पढ़ता हूँ इसको।
भारत की जनता को शायद एक चेतावनी, एक विश्लेषण और एक सवाल, ये उनका हेडिंग है। भारत की जनता को शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं आया है कि जो कुछ होने जा रहा है वो सिर्फ सीटों का पुनर्वितरण नहीं है, ये भारत की राजनीतिक आत्मा को फिर से लिखने की प्रक्रिया है। और अगर आप अभी भी इसे साधारण संवैधानिक संशोधन समझ रहे हैं तो आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। पहला सच यह है कि महिला आरक्षण नहीं, सत्ता विस्तार का रास्ता है। सरकार कहती है महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है, लेकिन वास्तविकता क्या है? लोकसभा का आकार आकार 543 से बढ़ाकर 815 तक ले जाने की तैयारी है। महिलाओं के आरक्षण को लागू करने की शर्त बना दी गई, पहले परिसीमन करो। यानी महिला आरक्षण डिलिमिटेशन ट्रिगर, यह सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक इंजीनियरिंग का प्रवेश द्वार है। दूसरा सच, राज्यों के बीच संतुलन खत्म करने की तैयारी है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का संतुलन इसलिए फ्रीज किया गया था ताकि जो राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल करें उन्हें सजा न मिले, देश में क्षत्रिय संतुलन बना रहे। लेकिन यह नया ढांचा उस पूरी सुरक्षा को हटा देता है। कोई गारंटी नहीं देता कि राज्यों को मौजूदा अनुपात बना रहेगा। साफ शब्दों में उत्तर भारत की सीटें विस्फोटक तरीके से बढ़ेगी, दक्षिण भारत की राजनीतिक आवाज दब जाएगी। तीसरा सच यह है कि पॉपुलेशन वर्सेस परफॉर्मेंस का खुला अन्याय। आज स्थिति यह है कि दक्षिणी भारत पॉपुलेशन कंट्रोल, हाई जीडीपी कंट्रीब्यूशन, उत्तर भारत हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सिस्टम क्या कहता है? जिनकी जनसंख्या ज्यादा उसकी सत्ता ज्यादा। तो सवाल, क्या लोकतंत्र में इनाम ज्यादा जिम्मेदारी का होना चाहिए या ज्यादा जनसंख्या का? चौथा सच, संविधान से निकाल कर कानून के हवाले। सबसे खतरनाक बदलाव तय नहीं की है जब अब यह तय नहीं कि किसी जनगणना के आधार पर सीटें तय होगी। इसे संविधान से हटाकर साधारण कानून, सिंपल मेजोरिटी के हवाले कर दिया गया है। मतलब आज एक सरकार तय करेगी, कल दूसरी सरकार बदल देगी। इतना बड़ा फैसला अब स्थानीय संवैधानिक सुरक्षा में नहीं रहा। सच, परिसीमन आयोग सबसे बड़ी अनियंत्रित शक्ति है। सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन आयोग। डिलिमिटेशन को कमीशन। समस्या क्या है? संविधान इस पर लगभग चुप है। इसकी सिफारिशों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं, कोई सीधा लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं। अब इसमें अगर चुनाव क्षेत्रों की मनमानी सीमाबंदी हो जाए तो उसे रोकने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं। रिमाइंडिंग का खुला दरवाजा। अब कल्पना कीजिए, सीटों की संख्या बदल जाएगी, सीमाएं बदली जाएगी, आधार तय करने का अधिकार सरकार के पास है। ये पूरा सेटअप एक चीज के लिए आदर्श है, चुनावी नक्शा इस तरह बनाना कि सत्ता स्थायी हो जाए। इसे कहते हैं ग्रीमाइंडिंग। ग्रीमाइंडिंग, लोकतंत्र के अंदर छिपा हुआ नियंत्रण तंत्र। सातवां सच, हंगरी का उदाहरण चेतावनी या संकेत। कल ही हंगरी में जो हुआ उससे दुनिया को चौंका दिया। सालों तक चुनावी सीमाओं में बदलाव, संस्थाओं पर नियंत्रण, विपक्ष को संरचनात्मक रूप से कमजोर करना, और फिर एक दिन सत्ता अचानक बदल गई। जनता ने पूरा समीकरण उलट दिया। यह याद रखना जरूरी है, जब लोकतंत्र के नियमों का बदला जाता है तो परिणाम कभी कभी अनुमानित नहीं रहते। तो जो हंगरी में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, क्योंकि भारत में भी इसी तरह से सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, कोर्ट को भी अपने अनुरूप ढाल लिया है, कम विपक्ष को हर मौके पर कमजोर किया जा रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। सर्वदलीय बैठक होती है तो प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। तो इस तरह से मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हंगरी जैसा ही हमारे यहाँ है। हंगरी छोटा देश था, भारत बहुत बड़ा देश है। ये सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं, पूरे भारत का सवाल है। आज ये दिखा रहा है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, पॉपुलेशन वर्सेस परफॉर्मेंस, लेकिन असल मुद्दा इससे बड़ा है। क्या सत्ता को अपने अनुसार चुनावी ढांचा बदलने का अधिकार होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, और यही लेख का सार है। अगर सीटों का अनुपात बदल सकता है, सीमाएं मनमाने तरीके से तय हो सकती है,
अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और आधार सेंसस भी सरकार तय करेगी, तो फिर क्या ये लोकतंत्र रहेगा या नियंत्रित चुनाव प्रणाली बन जाएगा? अंतिम निष्कर्ष, यह विधेयक सिर्फ संवैधानिक संशोधन नहीं है, सिर्फ महिला आरक्षण नहीं है, ये सत्ता का संतुलन, राज्यों की आवाज का पुनर्वितरण और लोकतांत्रिक ढांचे की पुनर्रचना है। जनता के लिए संदेश, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है निष्पक्ष नियमों से, समान प्रतिनिधित्व से और संस्थाओं की स्वतंत्रता से। अगर नियम ही बदल दिए जाएं, तो चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये सुधार या सत्ता को स्थायी बनाने की रणनीति है? दोस्तों, ये हम देख रहे हैं शुरू से ही, कभी एसआईआर के बहाने, कभी वोटर लिस्ट को ठीक करने के बहाने, किसी न किसी तरह की से उन वोटों को काटा जा रहा है जो अ, अनुमान लगाया जाता है कि ये विपक्ष में गिरेंगे। और इस तरह से विपक्ष को कभी ईवीएम के बहाने, कभी चुनाव आयोग के माध्यम से, मतलब हर जगह कुछ न कुछ करके विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। तो ये एक चेतावनी है, और ये चेतावनी दी है प्रताप सारंग ने, जो मैंने आपके सामने रखी। अब आप इसको देखें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।